हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑडिट का थर्ड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो ऑडिट का सेकंड वीडियो था उसमें ये टॉपिक हम लोग कर रहे थे, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है। तो इस टॉपिक में इसका जो हिंदी वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे गुण के जगह योग्यता लिखा हुआ था। ठीक है। तो क्योंकि हमारा योग्यता या क्वालिफिकेशन बोले तो वो टॉपिक आगे आएगा, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। तो यहाँ पे आपको जो इससे पहले योग्यता लिखा हुआ था उसको हटा के, ठीक है, गुण लिख देना है। ठीक है। ठीक है। तो एक ही वर्ड के विभिन्न मीनिंग भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। तो लेकिन यहाँ सटीक गुण बैठेगा। ठीक है। तो और ब्रैकेट में तो आपको इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन जब आए तो अगर अलग वर्ड भी प्रयोग किया जाए हिंदी का तो आप समझ पाए। ठीक है। तो क्वालिटीज़, इंग्लिश वाला जो टॉपिक है, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, ब्रैकेट में लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, योग्यता लिखा हुआ था, ठीक है, उसको एक अंकेक्षक या लेखा परीक्षक के गुण कर लेना है। पहले एक अंकेक्षक या लेखा परीक्षक की योग्यता लिखा हुआ था, उसको आपको हटा देना है क्योंकि वो सटीक मीनिंग नहीं है, ये कर देना है, के गुण कर देना है। ठीक है। और फिर इसके नीचे वाला, नीचे में भी आपको हिंदी वाला में यहाँ पे भी फिर से आपको ठीक कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे भी के गुण जो अभी आपको लिखा दे रहा है, लिखा दिख रहा है, यही आपको लिख लेना है। और ब्रैकेट में फिर से क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर इंग्लिश में भी लिख देना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग से। तो क्या क्या लाभ हैं ऑडिटिंग के। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आश्वासन देता है कि इनको, ओनर्स को। चलिए इसको एक समझने के लिए एग्जाम्पल से देखते हैं फिर से। तो हम जानते हैं, जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो कंपनी में क्या होता है कि ओनर्स और जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। ठीक है। मेनली चलाते तो यही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और जो ओनर हैं, ये कौन होते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है। कौन मैनेज करते हैं, मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, किस में, सेपरेशन ऑफ या बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है। ओनर कोई और है, चला कोई और रहे हैं। तो जब ये सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ओनर नहीं संभाल रहे हैं, तो जब ऑडिट हो जाने से उनको क्या हो जाता है, एक आश्वासन हो जाता है कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे लॉज का और रूल्स का फॉलो कर रही है, क्योंकि ऑडिटर्स एक्सपर्ट है तो उन्होंने जांच दिया है। ठीक है। तो उनको एक आश्वासन मिलता है। तो ये लाभ हो गया पहला। फिर दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर है, ठीक है, प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सा होता है, बैलेंस शीट, ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर उसमें बनता है तो वो भी। ठीक है। तो इसका जांच हो जाता है। और अगर एनपीओ है तो एनपीओ में हम लोग जानते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट बनता है, तो इसका जांच हो जाता है। ठीक है। और इस पर फिर क्या करते हैं, जो ऑडिटर होते हैं उस पर ओपिनियन देते हैं कि उनके हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, सही से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया है कि नहीं, सही से प्रोसीजर्स और जो भी प्रोसेस है, लॉ है, उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है, यूजर्स हैव फेथ। ठीक है। विश्वास होता है यूजर्स, स्टेक होल्डर्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। ठीक है। तो उनका एक विश्वास होता है किस पे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि ऑडिट हो गया है तो इसको जांच लिया गया होगा। ठीक है। यूज़र्स हम लोग जानते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंटरनल में कौन कौन आते हैं। ठीक है। ओनर्स आ गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, और एक्सटर्नल में सप्लायर्स हो गए, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, जो बाहर वाले हैं, गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी एजेंसीज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्रिएशन ऑफ मॉरल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेज देयर एफिशिएंसी। ठीक है। उन पे नैतिक दबाव बनता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनको पता है कि ऑडिट होने वाला है, तो इस कारण से वो अपना काम अच्छे से करते हैं, तो उनका एफिशिएंसी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अच्छे ढंग से वो काम करने लग जाते हैं। ठीक है।
भटकाव नहीं होता है उनको। फिर स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, जो भी यूजर्स हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, उनका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ जाता है क्योंकि ऑडिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ इससे पहले में हम लोग फेथ किए थे, ठीक है, विश्वास होता है। यहाँ पे विश्वास कहाँ से कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि देख लिया गया है तो उस पर भरोसा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास उनका बढ़ता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो चुका है। ठीक है, तो उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, और हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, तो ये हमने डिटेल में कर लिया था ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, कंट्रोलिंग करप्शन, ये भी क्लियर है। ठीक है, करप्शन कंट्रोल होता है क्योंकि पता है ऑडिट होने वाला है तो अच्छे से काम करते हैं। हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ऑडिट होने से सही सही डिटरमाइन करने में ज़्यादा मदद मिलता है कि क्या मेरा टैक्स का दायित्व रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या दायित्व रहा है पता चलता है, क्या दायित्व बन रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, तो ऑडिटर इसको भी जांचते हैं। तो डायरेक्ट में जैसे हम लोग जाते हैं इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट में जैसे जीएसटी हो गया, वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बाकी सारा चीज़, एक्साइज ड्यूटी। फिर अदर एडवांटेजेस लाइक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी शोन एज एन एविडेंस। ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि देखिए ये हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसके हिसाब से ऐसा पोजीशन है या ऐसा परफॉर्मेंस रहा है, या किसी आइटम का ब्यौरा बताया जा सकता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्रीज द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ऑडिटेड अगर हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का ख्याति बढ़ता है। ठीक है, वो जांचा गया है किसके द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा। चलिए, इसके अलावा भी हम एडवांटेजेस लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, तो ये हिंदी वालों के लिए यहाँ पे आप पॉज करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, कि क्या सीमा है ऑडिटिंग का। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग, इसको इनहेरेंट लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, मतलब ऑडिट में ये आमतौर पे ये सीमा रहता है। ठीक है, पहला है टेस्ट चेकिंग, सैंपल चेकिंग या सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है टेस्ट चेकिंग, अच्छा ये जब हम लोग वाउचिंग करेंगे ना, वाउचिंग चैप्टर करेंगे, ठीक है, तो उस समय ये और क्लियर होगा। अभी के लिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि हम लोग कुछ ही ट्रांजैक्शंस को चेक करके देखते हैं कि सही से ऑर्गेनाइजेशन में बाकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए होंगे कि नहीं। कुछ ही ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके उनका डिटेल में जांच किया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है कि सब ठीक है कि नहीं। दूसरा क्या है, एविडेंसेस में नॉट बी रिलायबल। अच्छा, यहाँ एविडेंसेस को यहाँ बेटर और क्या होगा, ऑडिट पहले जोड़ देने से और बेटर हो जाएगा, ऑडिट एविडेंसेस में नॉट बी रिलायबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिट एविडेंसेस क्या हो, जो ऑडिटर कलेक्ट करते हैं एविडेंस, उनको बोला जाता है ऑडिट एविडेंस। तो उनका जो एविडेंस कलेक्ट किया हुआ रहता है वो परसुएसिव होता है इन नेचर एंड नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, वो क्या होता है, साक्ष्य प्रकृति में प्रेरक है और निर्णायक नहीं है। मतलब वो बस क्या होता है, परसुएसिव होता है, मतलब वो बस जताता है, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा, इसके लिए ऐसा प्रूफ है मेरे हमारे पास, मतलब ऐसा प्रूफ है, पर एकदम विश्वास से ये नहीं बोला जाता है कि ये प्रूफ मिला है वो यही चीज़ इंडिकेट करता है। मतलब वो जो प्रूफ है वो टोटली उस जिस किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में एकदम निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हम उसको लेके। ठीक है, वो एक इंडिकेशन बस है कि हाँ ऐसा हुआ हो सकता है, इसका ज़्यादा संभावना है क्योंकि हमारे पास इसका एविडेंस है। ठीक है, तो फिर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का एक सिस्टम होता है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो खुद ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर बहुत सारा प्रोसेस होता है जिससे वो अपने जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स है उसको ही चेक कर लेती है। ठीक है, जैसे आगे जाके हम लोग देखेंगे इंटरनल कंट्रोल में क्या आता है, इंटरनल चेक भी आता है, इंटरनल ऑडिट आता है। ठीक है, इसके अलावा भी अदर कंट्रोल्स आते हैं। तो सिंपल में क्या होता है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन खुद से कंट्रोल्स स्थापित करती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जो सारा काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो सुचारू रूप से, ठीक है, सही ढंग से चल रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इससे ऑडिटर क्या करता है, वो पहले देखते हैं कि
ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, जो कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब खुद का ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं फिर कि उस पर क्या वो कितने क्या भरोसा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं उस पर भरोसा तो कितने हद तक, ठीक है, एक्सटेंट, तो कितने हद तक उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज एसेंशियल। हम जानते हैं ऑडिटर क्योंकि बाहर से आके ऑर्गेनाइजेशन को चेक करें, एक्सटर्नल होते हैं वो, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है टॉप मैनेजमेंट का और जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका, ताकि ऑडिट अच्छे से हो सके। तो उनको जहाँ भी डाउट होगा या कुछ पुष्टि करना होगा, ठीक है, पूछताछ करना होगा, तो वो इन्हीं के पास जाएंगे और इन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, या उनसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो डॉक्यूमेंट्स का डिमांड करते हैं, ठीक है। फिर अदर लिमिटेशंस, इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉस्ट फैक्टर, तो क्योंकि ऑडिट में ऑडिटर कर रहे हैं ऑडिट, तो उनको फीस देना है, ऑडिट फीस, ठीक है, तो कॉस्ट लगता है। फिर टाइम फैक्टर, ऑडिट को एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म करना होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अवधि में ख़त्म करना है, तो इस अवधि में ख़त्म करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर देखा कि टेस्ट चेकिंग करते हैं, क्योंकि सब सारा चेकिंग हो सकता है फिजिबल ना हो, क्योंकि जितना टाइम मिला है उसी अवधि में ख़त्म करना है, ठीक है। तो टाइम फैक्टर भी है जो ऑडिट में अहम रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ऑडिट ख़त्म करना पड़ता है, तो टाइम खुद में एक सीमा पुट कर देता है, ठीक है, एक लिमिटेशन डाल देता है ऑडिट पर, क्योंकि इस टाइम में ख़त्म करना है, तो ऑडिटर को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये हिंदी के लिए हो गया, यहाँ पे आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट। अब ये क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो कौन से सिद्धांत यहाँ बात कर रहा है, बुनियादी सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, तो यहाँ क्या हो गया, ये बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट क्या है, ये ऐसे बेसिक रूल्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें ऑडिटर को फॉलो करना होता है, ठीक है, ऑडिट करते समय, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल्स which are to be followed by the auditor or to be kept in mind by the auditor while conducting the audit of the organization, ठीक है। तो चलिए पहला इसमें क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या आ गया, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है, अखंडता, ठीक है, ईमानदारी। ऑब्जेक्टिविटी कि वो एकदम निष्पक्ष होकर जांच करेंगे, ठीक है, किसी के फेवर में नहीं जाएंगे, स्वतंत्र। फिर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, ठीक है, वो निर्भर नहीं होके कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पे वो डिपेंड नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। मॉनिटरी स्टेक उनका ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि ना हो ऑडिटर का, ठीक है, या कुछ लिमिट्स है जो कि हम लोग आगे देखेंगे जब ऑडिटर के ऊपर हम लोग चैप्टर करेंगे। तो इंटीग्रिटी, अखंडता, निष्पक्षता और स्वतंत्र रूप से जांच कर सके वो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, गोपनीयता। तो ऑडिटर क्योंकि ऑडिट करते समय बहुत सारी जानकारी सीक्रेट्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग प्रोसेस के बारे में पता चलता है, ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी हो जाती है ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक प्रोफेशनल कोड है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होता है कि वो लीक नहीं करेंगे बात जो ऑर्गेनाइजेशन का है बाहर में, ठीक है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड केसेस में ही बताया जाता है, जब लॉ जहाँ जहाँ लॉ बोलती है कि अभी आप बोल सकते हैं तो ही बोल सकते हैं, मतलब आमतौर पे ऑडिटर बाहर में ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स का खुलासा नहीं कर सकते हैं। थर्ड है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस क्या हो गया, ठीक है, कि जैसे हम जानते हैं कि ऑडिट कौन करते हैं, सीए इन प्रैक्टिस। अब सीए इन प्रैक्टिस क्या होते हैं, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनके पास क्या हो, सीओपी हो, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, अब सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सीए बनने के लिए जितने भी सीए के एग्ज़ाम्स है वो पास करना है, ठीक है, तो एग्ज़ाम्स हो गया, फिर ट्रेनिंग होता है, ठीक है, आर्टिकल बन के काम करना पड़ता है, फिर
इसके अलावा कुछ कोर्सेस होते हैं कंपलसरी होते हैं, वो भी करना होता है, जैसे ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होता है, कंप्यूटर का ट्रेनिंग हासिल करना होता है। इसके अलावा GMCS जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब जो भी मैंडेटरी है प्रोग्राम्स वो करना होता है, प्लस अपडेट भी होना होता है। ठीक है, कि रिसेंट रूल्स क्या है ऑडिट पर, अकाउंटिंग पर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। तो स्किल्ड रहना होता है ऑडिटर को और क्षमतावान रहना होता है। ठीक है, फिर वर्क, तभी ऑडिट अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो स्किल एंड कॉम्पिटेंस का ज़रूरत है ऑडिटर बनने के लिए। फिर वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। अब ये वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स में क्या है, अच्छा जैसे ऑडिट मिलता है किसी सीए इन प्रैक्टिस को या फर्म को, सीए फर्म को, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन कर सकते हैं। तो ये ऑडिट का डेलीगेशन होता है। ठीक है, ऑडिट स्टाफ में ये चला जाता है। ऑडिट स्टाफ में कौन कौन आ गए, ठीक है, और क्या होते हैं कि आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो अभी सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर कुछ एम्प्लॉयज़ भी रखते हैं ऑडिटर्स, ठीक है, जो उनके लिए ऑडिट वाला काम करते हैं, अकाउंटिंग वाला काम करते हैं। और इवन पार्टनर्स हैं, सीए पार्टनर्स हैं जो खुद सीए हैं, तो वो भी जाके वहाँ पे ऑडिट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर हमेशा पर्सनली हो सकता है प्रेजेंट ना हो वहाँ पे। ठीक है, ऑडिटर पर्सनली प्रेजेंट ना हो ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट के लिए, कभी कभी वो जा सकते हैं सरप्राइज टेस्ट के लिए, या देखने के लिए कि सही से काम चल रहा है कि नहीं, या उनसे डिस्कशन करने के लिए। लेकिन पूरा जिम्मेदारी हर समय किसका होता है, जिनको ये ऑडिट मिला होता है उन्हीं का होता है, चाहे काम उनके स्टाफ ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो पूरा जिम्मेदारी इन्हीं का है, ठीक है, जिनको ऑडिट मिला है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर को जो भी काम वो कर रहे हैं, ठीक है, उसका वो क्या करते हैं, वर्किंग पेपर्स बना के रखते हैं। ठीक है, ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं, किस तरह से उन्होंने ऑडिट किया है या कर रहे हैं, उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम रहता है। तो ये सब का डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखते हैं ताकि, और इसी में वो रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑडिट एविडेंस, जो कि हमारा बाद में पॉइंट है, वो कलेक्ट किए हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको अगर बोला जाए कि क्या आपने सही में काम किया है, अच्छे से काम किया है, तो वो उससे भी दिखा देंगे। ठीक है, वर्किंग पेपर से भी, और प्लस उनको ओपिनियन फॉर्म करने में भी मदद करता है, क्योंकि बाद में उनको ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, तो उनके पास सारे जो उनके द्वारा एविडेंसेस कलेक्टेड है और जो पेपर्स मेंटेन्ड है, उनके बेसिस पे वो देखते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर रही है कि नहीं, और क्या क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, प्लानिंग। ठीक है, ये प्लानिंग क्या है, ऑडिट प्लानिंग। ये ऑडिट प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऑडिटर्स क्या करते हैं मेनली, कि वो ऑडिट का प्लान करते हैं। ठीक है, किस तरह से ऑडिट हम लोग करेंगे, ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा ऑडिट प्लानिंग का। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या आता है, क्या कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये सब होता है, कैसे करना है हमको। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने से पहले जो प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पे प्लानिंग क्या है, ऑडिट प्लानिंग। फिर ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ऑडिट एविडेंस, जो भी एविडेंस ऑडिट के दौरान कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ऑडिट एविडेंस हो गया। फिर क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिट एविडेंस मेनली क्या हो गया कि जो भी एविडेंसेस ऑडिटर कलेक्ट करते हैं ऑडिट के दौरान, ठीक है, जिससे वो अपने कंक्लूज़न पे रीच कर सके, मतलब निष्कर्ष पे पहुंच सके, जिससे क्या कर सके, ओपिनियन दे पाए। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है, उसमें ओपिनियन दे पाए। ठीक है, फिर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अकाउंटिंग जो हो रहा है सही से काम हो रहा है कि नहीं, और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑर्गेनाइजेशन का मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ठीक है कि नहीं। ठीक है, कहीं अगर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है तो सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का हमने ऊपर बात किया था। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल होते हैं, तो ऊपर में हमने डिटेल में बात किया था इसके ऊपर।
ठीक है, कितना हद तक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर ऑडिटर डिपेंड करेंगे, उसके लिए वो चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल पर क्या हम डिपेंड कर सकते हैं, और डिपेंड कर सकते हैं तो कितना डिपेंड कर सकते हैं, कितने हद तक, एक्सटेंड क्या है। ठीक है, फिर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में क्या होता है लास्ट में, अब सब हम करेंगे तो फिर ऑडिट का कंक्लूजन क्या निकला, मतलब ऑडिट एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट किए उसका क्या कंक्लूजन निकला है, तो उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या ओपिनियन अब देने देंगे। ठीक है, और फिर रिपोर्टिंग में क्या होता है कि ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं ऑडिटर, जिसमें वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं अंकेक्षक, जिसमें वो अपनी राय देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और किसी पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में। ठीक है, जहाँ पे जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट पे हमारा बाद में एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये हिंदी वालों के लिए हो गया, यहाँ पे आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, और जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो भी आप कोशिश करेंगे कि आ, आप उसको लिख पाएँ और लिख के समझ पाएँ, और प्लस आप इंटरनेट पे भी सर्फिंग ज़रूर करिएगा, इंटरनेट पे भी खोजिए जहाँ भी आपको डाउट होता है। ठीक है, फिर टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग में क्या है, अच्छा टेक्निक्स क्या है, पहले ये टेक्निक्स हम लोग समझ लेते हैं। टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स हो गया मेथड्स। ठीक है, ऑडिट टेक्निक्स क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट टेक्निक्स को क्या डिफाइन किया जाए तो ऑडिट टेक्निक्स आर द मेथड्स, ठीक है, विच आर यूज बाय द ऑडिटर फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जिन मेथड्स का यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं इसमें, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जिसको शॉर्ट में वाउचिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। तो वाउचिंग जो वाउचर्स से हम लोग देखते हैं कि वाउचर्स के हिसाब से ट्रांजैक्शन है कि नहीं, वाउचर ही सही है कि नहीं, सारे पर्टिकुलर्स वाउचर में सही है कि नहीं, ऑथराइज्ड है कि नहीं वाउचर्स। ठीक है, जो हमने पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, सेकंड क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन। देखा जाता है कि एक्चुअली में एसेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, उनका अस्तित्व है कि नहीं। ठीक है, अच्छा वाउचिंग और वेरिफिकेशन पे हम लोग डिटेल में करेंगे, इसका डिटेल में टॉपिक है हमारे सिलेबस में। फिर ऑब्जर्वेशन एंड रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को देखते हैं ऑडिटर, और कितने हद पे डिपेंड कर सके इंटरनल कंट्रोल पे। ठीक है, वो जांचते हैं, जो हमने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिर इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। इंक्वायरी क्या हुआ, ऑडिटर को जहाँ पे जानकारी चाहिए होता है उसके लिए वो पूछताछ करते हैं। ठीक है, पूछताछ किससे किससे कर सकते हैं, इंटरनल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हैं, या एक्सटर्नल मेंबर से भी कर सकते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है मेनली। ठीक है, तो उनसे भी वो पूछताछ कर सकते हैं। कंफर्मेशन क्या हुआ कि किसी चीज़ का पुष्टि करना है उनको। ठीक है, तो किसी चीज़ का पुष्टि करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन का जो रिकॉर्ड्स में उनको दिख रहा है, तो फिर से वो इंटरनल अगर कुछ उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो उससे भी देखेंगे, या इंटरनल मेंबर से भी वो पूछ सकते हैं, या एक्सटर्नल व्यक्ति से, ऑर्गेनाइजेशन से भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटेशन। ऑडिटर को बहुत कैलकुलेशंस भी करने पड़ते हैं ये देखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने कैलकुलेशन कर रखे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया जाए कि डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स पे निकाला गया है वो सही से है कि नहीं। ठीक है, तो उसको देख सकते हैं हम लोग। तो ये कंप्यूटेशन गणना करते हैं ऑडिटर, इसी के साथ साथ और भी कैलकुलेशंस को वो चेक करते हैं, तो कंप्यूटेशन में आ जाएगा। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अकाउंटिंग मेथड्स का कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रही है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, प्रिंसिपल्स का, ठीक है, सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं। प्लस इसमें एनालिसिस में और भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे रेशियो एनालिसिस भी करके देखा जाता है कि जो पास्ट ट्रेंड्स है और अभी का जो ये शो कर रहा है, रेशियो निकाल के चेक किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं रेशियो कैसा कैसा होता है कि अलग अलग रेशियोज़ हैं, जैसे करेंट रेशियो, फिर लिक्विड रेशियो, ठीक है,
इसके इसके बाद जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, उसी तरह प्रॉफिट का बहुत सारा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो ये सब और सब भी जो है कैलकुलेशन करके ऑडिटर जांचते हैं कि कैसा ट्रेंड के हिसाब से, पहले पास्ट ट्रेंड के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि सही पोजीशन है कि नहीं। तो एक तो हो गया रेशियो एनालिसिस, हो गया एनालिटिकल प्रोसेस प्रोसीजर्स में। इसके अलावा रिकन्सिलिएशन भी देखते हैं वो, ठीक है, रिकन्सिलिएशन भी हो गया। फिर और भी जैसे वेरिएंस एनालिसिस हो गया, ठीक है, जो टॉपिक हमने पहले पढ़ रखे हैं, तो वो ये सब को भी चेक करके वो देखते हैं। सिंपल में एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फैक्ट्स, जो भी फिगर्स उनको दिख रहा है, उसको वो देखते हैं कंपेयर करके कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ठीक है कि नहीं। प्लस मैनेजमेंट को वो इनपुट्स भी देते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को सलाह भी देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा रहे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट को भी वो सजेशन करते हैं कि जैसे लिक्विड रेशियो अगर कम है तो उसके लिए बताएंगे, या बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए बताएंगे, ठीक है, करेंट रेशियो अगर, तो इसी तरह वो इनपुट्स या सजेशंस देते हैं मैनेजमेंट को ऑडिटर, ठीक है। फिर अदर अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। अच्छा, अब इसमें अदर अप्रोप्रिएट में और भी टेक्निक्स जो ऑडिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी विषय में ऑडिटर को एक्सपर्ट से पूछना है उस चीज़ का, ठीक है। जैसे किसी लॉ के प्रोविज़न के बारे में पूछना है कि इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या हो सकता है, ठीक है, तो मतलब एक्सपर्ट का हेल्प लेते हैं समझने में, और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, या कुछ गड़बड़ है तो, ठीक है, कुछ गलत हो गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके मैनेजमेंट के द्वारा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, और प्लस उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एज एन ऑडिटर, ठीक है, वो भी किसी तरह से लायबल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कितने हद तक होंगे, और इससे हट बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो और प्लस अदर टेक्निक्स भी जो भी उपयुक्त लगे, ठीक है, ऑडिटर को, उसको वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी के लिए, ठीक है। आप इसको पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए, तो आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या देखे आज, हम लोग देखे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, क्या फ़ायदा है, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। लिमिटेशन जो इनहेरेंट लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं कि उसमें सीमा है वो ऑडिटिंग की। अच्छा, तो इवन लिमिटेशंस के बावजूद भी ऑडिट ज़्यादातर अगर जहाँ पे कंपलसरी वहाँ तो करना ही है, जहाँ कंपलसरी नहीं है ऑडिट, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑडिट कर सकती है, क्योंकि ऑडिट के फ़ायदे ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलने लगता है, क्योंकि ऑडिटर एक्सपर्ट है उस फील्ड में, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में, तो बहुत सारे इनपुट्स देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, जिससे एरर्स और फ्रॉड का प्रिवेंशन होता है, डिटेक्शन होता है, ठीक है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन होता है। तो और भी इनपुट्स देते हैं कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं, या ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ज़्यादा होता है ऑडिट का, ठीक है। तो जहाँ पे मेनली बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ऑडिट एप्लीकेबल नहीं भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी करवाने से फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बियर कर सकती है तो करवाने से फ़ायदा ही होता है ऑडिट को, ठीक है। जैसे हमने देखा था, रेपुटेशन भी बढ़ता है, यूज़र्स का फेथ बढ़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने तो एक एडवांटेजेस किया, फिर लिमिटेशंस किया, फिर हमने देखा बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, बेसिक रूल्स जो कि ऑडिटर ध्यान में रखते हैं ऑडिट करते समय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। फिर हमने देखा टेक्निक्स, ऑडिट टेक्निक्स। तो ऑडिट टेक्निक्स क्या है, मेथड्स जो कि ऑडिटर फॉलो करते हैं, ठीक है, मेथड्स जो ऑडिटर फॉलो करते हैं ताकि वो कलेक्ट कर सके ऑडिट एविडेंसेस, मेथड्स विच आर फॉलोड बाय द ऑडिटर, या यूज मेथड्स विच आर यूज्ड बाय द ऑडिटर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस और टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।